कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ब्यास मेंशन निया की पहली रसोई की रस्म हो रही थी। निया का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता था। शारदा जी ने उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया था। अगर सुमित्रा जी का बस चलता तो वो शारदा जी को इतना भी नहीं सिखाने देती, क्योंकि जब भी निया किचन में जाती थी तो सुमित्रा जी हमेशा यही कहती थी कि शारदा जी अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती हैं, वो बच्चियों से काम करवा रही हैं। जिसके बाद शारदा जी ने उन्हें किचन में इंटर होने से भी मना कर दिया था, पर फिर भी निया जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गई थी और अब वो किचन में वही बना रही थी। अनुपमा जी वहाँ पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। निया अब एक बार फिर से परेशान हो उठी। वो अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, अगर मेरा बनाया हुआ खाना टेस्टी नहीं बना तो क्या सब लोग बुरा भला कहेंगे? ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन मैं आपके और स्नेहा भाभी की तरह एकदम परफेक्ट। अनुपमा जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें किसी के साथ अपना कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और स्नेहा कैसा खाना बनाते हैं वो अलग बात है, तुम कैसा खाना बनाती हो ये अलग बात है। और अगर तुम्हें ढंग से नहीं भी बनाना आता तो इट्स ओके। ये सर्वेंट खड़ी है ना यहाँ पर, ये तुम्हारी हेल्प करेगी और धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। और अगर तुम खाना नहीं भी बनाओगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं यहाँ पर अपनी बहू बेटी लेकर आई हूँ, कोई खाना बनाने वाली थोड़ी ना जिसे मैं जज करूँगी। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये सब धीरे धीरे आता रहेगा। उनकी बात सुनकर निया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अनुपमा जी बिल्कुल शारदा जी की तरह थी और वो इस वक्त शारदा जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अगले ही पल वो उनके सीने से लग गई तो अनुपमा जी समझ गई थी कि इस वक्त उसे कैसा ही महसूस हो रहा होगा। उन्होंने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसे रोते नहीं हैं, तुम खाना ढंग से नहीं बनाओगी तो चलेगा, लेकिन अगर तुम ऐसी रोगी ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती मेरी प्यारी सी बच्ची शादी के पहले ही दिन रो कर अपना मेकअप खराब करे। मैं चाहती हूँ कि वो इतनी खूबसूरत और खुश लगे कि बस जो भी इस घर में आए उसे देखता ही रह जाए। निया अब हंसते हुए उनसे अलग हुई और बोली, अब मुझे पता चला कि स्नेहा भाभी ऐसी क्यों है, क्योंकि उनकी मॉम आप जो हो। काश सबको आप जैसी मॉम मिले, आप और शारदा माँ बिल्कुल एक जैसी हो। अनुपमा जी अब थोड़ा इतराते हुए बोली, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी किस्मत में मैं हूँ, तो मुझे ज़रा थोड़ा संभाल कर रखना, कहीं मैं तुम्हारे हाथों से निकल गई तो फिर तुम अपनी भाभी की चुंगलियाँ किसके साथ करोगी? मुझे भी बताना, वो स्नेहा मित्तल मेंशन में क्या क्या करती है, आखिर मुझे भी तो पता चले मेरी बेटी क्या क्या कांड करती है। उनकी बात पर निया हंसी। अनुपमा जी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, उन्हें बस निया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट ही तो लानी थी। तभी स्नेहा वहाँ पर आई और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। निया तुरंत बोली, हाँ, यहाँ पर आपको कोई प्यार नहीं करता क्योंकि सब आपको मित्तल मेंशन में बहुत प्यार करते हैं, तो आप बस वहीं का प्यार लीजिए, यहाँ का प्यार अब मेरे लिए छोड़ दीजिए। स्नेहा मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, तुमने कहा और मैंने छोड़ दिया, जाओ मेरी मॉम को अब तुम ही रखो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उनका मुझसे भी अच्छे से ख्याल रखोगी। निया तुरंत बोली, पक्का प्रॉमिस। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मॉम, वो मैं आपको कहने आई थी कि आप इतने सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ क्यों भेज रही हैं? आपको तो पता है ना वहाँ ऑलरेडी बहुत मीठा होगा, बहुत गिफ्ट होंगे, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा जी तुरंत बोली, शादी के बाद पहली बार तुम यहाँ पर रुकी हो स्नेहा, इतना तो बनता है। तभी अंगद की आवाज़ वहाँ पर गूंजी, ये तो गलत बात है मॉम, जब बारी निया की आई तो आपने कहा कि आप बस अपनी बहू को ले जाना चाहती हैं, बहू को बेटी बनाकर ले जाना चाहती हैं, आपको उसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आपकी बेटी मायके एक दिन रहकर अपने ससुराल जा रही है तो आप उसके साथ इतना सब कुछ भेज रही हैं, ये तो गलत बात है ना। अनुपमा जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। शायद आज पहली बार अंगद ने उन्हें मॉम कहकर बुलाया होगा, या कभी बुलाया भी होगा तो पता नहीं, लेकिन आज उसके मुंह से मॉम सुनकर और जिस तरह से वो किचन में अपनी बात कहने आ गया वो बहुत अलग था। वहीं स्नेहा भी हैरान थी, क्योंकि अंगद तो मित्तल मेंशन के किचन में भी ना जाए, ब्यास मेंशन के किचन में आना तो दूर की बात।
वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देते अंगद जी, मैं बाहर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ़िलहाल भी नहीं, और जब हम मित्तल मेंशन आएंगे तब भी नहीं। आप प्लीज़ वो सारे गिफ्ट, वो सारी मिठाइयाँ गाड़ी से निकलवा दीजिए मॉम। अनुपमा जी तुरंत बोली, लेकिन ऐसा कैसे बेटा? अंगद उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, अगर आप चाहती हैं कि स्नेहा यहाँ पर आती रहे तो प्लीज़ ये सब मत कीजिएगा मॉम, क्योंकि फिर अगर फॉर्मालिटी होगी तो हमारा आना भी फॉर्मालिटी हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी स्नेहा के लाइफ में कोई भी फॉर्मालिटी ना हो, जो हो बिल्कुल कार्बनिक और बिल्कुल रियल हो, बिल्कुल उसकी तरह। उसकी बातों को सुनकर स्नेहा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अब उसने भी अनुपमा जी की तरफ देखा और नज़रों ही नज़रों में वो सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट वापस रखवाने के लिए कहा तो अनुपमा जी ने अपना सिर हिला दिया। अब वो वहाँ से चली गईं। अंगद ने एक नज़र निया की तरफ देखा और फिर उसके पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा। निया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच भाई। अंगद ने हैरानी से पूछा, क्यों? निया उसके सीने से लगकर बोली, मेरी शादी आयुष से करवाने के लिए। अगर आप इस शादी के लिए हाँ नहीं करते तो ये शादी कभी नहीं हो पाती। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो और साथ में सबसे अच्छे पति भी, क्योंकि जब से आप भाभी के एनाकोंडा से प्यारे वाले अंगद जी बने हो ना, तब से ही भाभी बहुत खुश लग रही हैं। सारा दिन खुद से ही बातें करती रहती हैं और चेहरा तो उनका किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल रहता है। ये बोलते हुए वो स्नेहा को देख रही थी और स्नेहा शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और निया की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी ननद हूँ मैं, ननद का जरा सा तो डर रखो, कैसे उसके सामने ही उसकी बातें किए जा रही हो। निया उसके पास आई और उसके गालों को खींचते हुए बोली, आप मेरी ननद बाद में हो, पहले भाभी हो मेरी, मेरी प्यारी सी भाभी, जिसने मेरे भाई की ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ भर दी। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों में नमी आ गई थी। स्नेहा की नज़रें भी अंगद की तरफ थी और अंगद ने अब अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो अपनी उंगली अपने माथे पर रखकर हल्का सा उसे सहलाते हुए बोला, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट थी, कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ हुई थी, लेकिन सुकून भी उतना ही था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और निया भी वहीं पर मौजूद थी। उसने जितना खाना बनाना था वो सब बना लिया था और वो सब लोगों को सर्व कर रही थी। अनुपमा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने खाना बना दिया ना, इतना काफ़ी है निया, अब तुम यहाँ आओ, आयुष के साथ बैठो और अपना बनाया हुआ खाना एंजॉय करो। खाना सर्व करने के लिए सर्वेंट है। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र अब सर्वेंट की तरफ देखा। नेहा ने अपना सिर हिलाया और वापस आयुष के साथ आकर बैठ गई। स्नेहा और अंगद भी वहीं मौजूद थे। स्नेहा डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, लेकिन अंगद वहां सामने हॉल में फ़ोन पर कुछ करते हुए खड़ा था। स्नेहा ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहा, लेकिन फिलहाल अंगद का कुछ भी खाने का मन नहीं था। स्नेहा जानती थी कि वो यहाँ सबके साथ बैठकर खाना खाने में अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, इसलिए उसने मना किया, पर उसने भी ज़्यादा अंगद को प्रेशराइज नहीं किया। अब अंगद कड़वे करेले से मीठा गुलाब जामुन बन गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि स्नेहा पूरी तरह से उसकी चाशनी ही निचोड़ दे। सर्वेंट ने सबको खाना सर्व किया और सबके साथ साथ स्नेहा ने भी अब अपना खाना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि वो यहीं पर भरपेट खाने वाली थी, वो अपने पेट में थोड़ी जगह रखने वाली थी ताकि बाद में अंगद के साथ भी खा सके। लेकिन संगम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहा था। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि निया ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। ये सब शारदा जी का ही कमाल था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और स्नेहा भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगी निया, क्योंकि मैं जाकर सासू माँ की तारीफ करूंगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे खाने में मुझे बिल्कुल उनका टेस्ट आ रहा है। तुम सच में बिल्कुल उनकी तरह खाना बनाती हो, बहुत टेस्टी, और जितना मर्जी खा लो पेट भरता ही नहीं। निया मुस्कुराई। बेशक से उसने उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन वो थी तो उसकी तारीफ ही। और अब स्नेहा ने अंगद की तरफ देखा। अंगद कंटिन्यूअस अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। वो अपने ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहा था, कुछ मीटिंग शेड्यूल के टाइम सेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक से स्नेहा पर गई, जो कब से उसकी नज़रों का खुद पर आने का ही वेट कर रही थी। उसने हल्का सा इशारा किया तो अंगद ने आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई।
उसे स्नेहा के इशारों का मतलब समझ नहीं आ रहा था और अब स्नेहा ने अपना मुंह बनाया। वो निया को गिफ्ट देना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निया को क्या ही दे। आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी तो गिफ्ट देना तो बनता था, लेकिन स्नेहा के पास वहाँ पर उसे गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था। उसने तो जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी व्यास और मित्तल दोनों फैमिली की मिली-जुली ज्वेलरी थी, उसमें भी वो निया को कुछ नहीं दे सकती थी। और अब हार कर वो अपनी जगह से उठी और अंगद के पास आई। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, आपको मेरे इशारे समझ में नहीं आ रहे क्या अंगद जी? कैसे पति हैं आप? अपनी बीबी के इशारे ही नहीं समझ सकते। खैर जल्दी से पैसे दीजिए मुझे। अंगद ने तुरंत पूछा, पैसे? कौन से पैसे? आई मीन किस लिए? वहाँ दरवाजे पर एक शख्स आकर खड़ा हुआ और अंगद की तरफ देखते हुए बोला, सर। अंगद ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उस शख्स के हाथ में एक छोटा सा पैकेट था और अब वो पैकेट लेकर अंगद वापस स्नेहा के पास आया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये निया को दे देना तुम्हारी तरफ से, आई मीन हमारी तरफ से। स्नेहा के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस पैकेट को खोल कर देखा तो उसमें एक ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें सोने की 2 चूड़ियाँ थी, जिसमें छोटे छोटे डायमंड भी लगे हुए थे। दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उन चूड़ियों से ज़्यादा हैरानी स्नेहा को इस बात की हो रही थी कि जो बात उसने अंगद से कही नहीं वो भी अंगद ने कर दी। वो अभी उससे शिकायत कर रही थी कि वो अपनी बीबी के इशारे नहीं समझ सकता, लेकिन जो वो समझ सकता है वो दुनिया के बहुत ही कम पति समझते होंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये तो हम सबके सामने है, वरना अभी इसी वक्त मैं आपको चूम लेती अंगद जी, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई और अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। अब स्नेहा ने भी अपने दांतों तले जीभ चबा ली थी। एक तो जल्दी जल्दी में ना जाने वो क्या ही हरकतें कर देती थी और क्या ही बोल जाती थी और बाद में उसे ही पछतावा होता था। अब अंगद जब तक उससे किस नहीं ले लेता तब तक शांत नहीं होने वाला था। स्नेहा वो बॉक्स लेकर निया के पास आई और बोली, ये तुम्हारे लिए। निया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्नेहा तुरंत बोली, अंगद जी ने मंगवा रखा था। निया की नज़रें अब अंगद की तरफ उठ गई। वो वापस स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आपको दुनिया के सबसे बेस्ट पति मिले हैं। स्नेहा भी इतराते हुए बोली, वो तो है, वो सच में बेस्ट है। निया तुरंत उसके सीने से लगती हुई बोली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाभी। भगवान आप दोनों को किसी की नज़र ना लगने दे और ख़ासकर आप दोनों को मेरी मॉम की नज़रों से दूर रखें। ये बोलते हुए वो स्नेहा से अलग हुई। स्नेहा तुरंत बोली, खबरदार अगर आइंदा कुछ कहा तो। वो बेशक से थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं, कभी कभी बातों को समझ नहीं पाती, लेकिन उनकी नज़रें बुरी नहीं है निया, और अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। और हाँ, अब तुम ये घर संभालो, मैं अपने घर चली। निया ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अनुपमा जी भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। आयुष तुरंत बोला, थोड़ा वक्त और रुक जाती ना स्नेहा। स्नेहा ने एक नज़र अंगद की तरफ देखा। अब तक तो वो प्यार से यहाँ पर रह रहा था, अगर गलती से भी उसने कह दिया कि हाँ उसे थोड़ा टाइम और यहाँ रहना है तो वो पक्का किसी विस्फोट की तरफ हट जाता। आयुष मुस्कुराया और बोला, चलो ठीक है लेकिन आती रहना। स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आयुष के सीने से लग गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, निया का ख्याल रखना। आयुष तुरंत बोला, ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा, बहुत डेंजरस है तुम्हारी ननद और तुम्हारी भाभी। स्नेहा हंसी और बोली, वो तो है। ये बोलकर अब वो भी तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई। निया आयुष को घूर घूर कर देख रही थी। आयुष जल्दी से बोला, वो मुझे ना 5 मिनट थोड़ा ऑफिस का काम है तो मैं वो निपटा कर आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहीं बाकी सब लोग स्नेहा के साथ बाहर की तरफ आ गए थे। अंगद ऑलरेडी गाड़ी में बैठ गया था और बैक सीट पर संगम भी बैठा था, उसके हाथ में उसकी टैब थी। स्नेहा भी मुस्कुराते हुए सबको बाय किया और गाड़ी में बैठ गई। मना करने के बावजूद भी अनुपमा जी ने कुछ गिफ्ट्स और मिठाइयाँ गाड़ी में रखवा दी थी। अंगद ने भी अब उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सब वो ऑलरेडी शारदा जी के साथ देख चुका था। स्नेहा भी तो उन्हें मना करती थी कि वो क्यों उसके साथ इतना सब कुछ उसके मायके में भेज रही हैं, लेकिन शारदा जी गाड़ी में ज़बरदस्ती सब कुछ रखवा देती थी। और अब यही हाल अनुपमा जी का भी था। शायद दुनिया की सारी माँ ऐसी ही होती हैं, बेशक से अपनी बहू बेटियों को जितना मर्जी दे दे लेकिन फिर भी उन्हें कम ही लगता है। स्नेहा के साथ अंगद अब वहाँ से निकल गया था।
स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आपको काफ़ी भूख लगी होगी ना? अंगद उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, हाँ लगी तो है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और खाना है। स्नेहा ने तुरंत पूछा, क्या खाना है? अंगद ने अब उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ कहा था, मेरी तारीफ की थी और कुछ करने की ख्वाहिश भी जताई थी, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत थे, इसलिए सोच रहा हूँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं बस अकेला रहूँ और साथ में वो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें स्नेहा पर और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। स्नेहा ने तुरंत पीछे संगम की तरफ देखा, जो पूरी तरह से अपनी टैब में खोया हुआ था। वो जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? मत बोलिए ना ऐसा, कुछ सुनेगा तो बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी पता नहीं कौन सी जानू एंजल की दुनिया में खोया हुआ है मेरा बेटा। मुझे उसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। अभी से ही लड़कियों के चक्कर में फंस रहा है। अगर ऐसे ही फंसा रहा तो ढंग से पढ़ भी नहीं पाएगा, और फिर आपके जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनेगा? अंगद मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, बन जाएगा। मेरा खून है उसके अंदर, तो मेरे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे, बेशक से वो पढ़े या ना पढ़े। स्नेहा ने अब अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, हाँ ये तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी लिटिल प्रिंसेस के अंदर बाकी सब कुछ हो, लेकिन आपका ये जो एटीट्यूड है ना, वो ना आए। ऑलरेडी आप दोनों का एटीट्यूड संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ, अब तीसरी भी एटीट्यूड वाली आ गई तो मेरी तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी। अंगद हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। स्नेहा तुरंत बोली, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? अंगद हंसकर बोला, तुम्हें भी संगम की बातों का असर होने लगा है? ऐसी लैंग्वेज तो वही बोलता है। स्नेहा ने मुस्कुराकर संगम की तरफ देखा और बोली, आप स्नेहा माँ के पास आगे आओगे क्या? संगम ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं, अभी मुझे ये गेम खेलनी है, मैं बाद में आऊँगा। अंगद एक गहरी सांस भरकर बोला, उफ, काश हमें भी कोई ऐसे ही पूछता तो हम जवाब देते कि हम तो मरे जा रहे हैं उनके पास आने के लिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी, और अब स्नेहा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। शर्म से वो लाल हुए जा रही थी। कुछ देर बाद वो लोग मित्तल मेंशन पहुंचे। जैसे ही वो लोग अंदर आए, संगम तो अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आप नीचे बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे या फिर ऊपर? अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद थोड़ा उसके करीब होकर बोला, मैंने कहा था ना, ब्रेकफास्ट से पहले मुझे कुछ और खाना है, तो यहाँ पर वो चीज़ मैं कैसे खा सकता हूँ, इसलिए ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर आ जाना। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया और स्नेहा वहीं पर खड़ी रह गई। अंगद की ये बातें उसकी धड़कनों को बढ़ा देती थी, और अब वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। अभी फ़िलहाल उसे वहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा था। फ़िलहाल स्नेहा किचन में अकेली थी, और आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब वो फाइनली अंगद के लिए अपने हाथों से कुछ बनाने वाली थी। उसने उसके लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाने का सोचा। हालांकि अंगद ऐसा कुछ खाता नहीं था, लेकिन आज स्नेहा का मन कर रहा था उसे अपने हाथों से ऐसा कुछ खिलाने का। उसे ऐसा लगता था अपनी स्पेशल डाइट के लिए अंगद हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता था, लेकिन उसमें वो फीलिंग मिसिंग होती थी जो हम इंडियन खाने में महसूस करते हैं। इसलिए आज वो उसके लिए प्रॉपर इंडियन खाना बना रही थी, जिसमें प्रोटीन का तो पता नहीं, लेकिन प्यार भर भर कर होने वाला था। उसने जल्दी से आलू उबलने के लिए रख दिया और बाकी सब तैयारी भी करने लगी। वो उसके लिए रायता और साथ में कुछ मीठा बनाने का भी सोच रही थी। मुश्किल से ही 15 मिनट बीते होंगे कि अचानक से ही स्नेहा को घबराहट होने लगी। हालांकि वो काफ़ी देर से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा देर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और एकदम से भागते हुए बाहर की तरफ आई। वो सीधा वॉश बेसिन एरिया की तरफ बढ़ गई थी। उसे वोमिट हो रही थी। वहीं रेलिंग पर अंगद खड़ा था। वो कब से स्नेहा का इंतज़ार कर रहा था, और जब स्नेहा नहीं आई तो वो खुद उसे देखने के लिए बाहर की तरफ आ गया, और अब स्नेहा को इस हालत में देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। उसने नीचे आते ही स्नेहा को संभाला। वो उसकी पीठ को सहला रहा था, और अब जब स्नेहा वोमिट करने के बाद थोड़ी ठीक हुई तो उसने उसका चेहरा अच्छे से धोया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है स्नेहा? डोंट टेल मी कि तुम मेरे लिए खाना बना रही थी, इसलिए तुम्हें ये वोमिट हुई ना? स्नेहा अपना मुंह साफ करते हुए बोली,
हाँ अंगद जी, वो मैं आज आपके लिए स्पेशल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद उसे घूरने लगा था। स्नेहा की बोलती एकदम से बंद हो गई। अंगद गुस्से से बोला, ऐसा तो है नहीं कि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना नहीं होगा। अगर नहीं भी बना है तो तुम किसी को बुला सकती थी, मॉम को बुला सकती थी, किसी सर्वेंट को बुला सकती थी। अभी वो बोल ही रहा था कि दूसरी तरफ से सुमित्रा जी वहां पर आई और अंगद और स्नेहा को तिरछी निगाहों से देखकर तंच भरी आवाज में बोली, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो अंगद जैसे तुम्हारी बीवी दुनिया की पहली औरत है जो प्रेग्नेंट हुई है। और भी औरतें यहाँ पर प्रेग्नेंट होती हैं, मैंने भी 3 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मैंने खाना बनाना और खाना खाना छोड़ दिया। पर आजकल की लड़कियां माँ तो बनना चाहती हैं, लेकिन इतना होता इनसे कुछ भी नहीं है। शारदा जी भी अब तक अपने रूम से बाहर निकल आई थी। स्नेहा और अंगद को तो देख ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो सुमित्रा जी की बातें भी सुन रही थी। वो तुरंत आगे की तरफ आते हुए बोली, लगता है तुम अपना वक्त भूल गई हो सुमित्रा। तुमने बच्चे तो बेशक से 3 पैदा किए, लेकिन उन तीनों के वक्त तुमने अपना गिलास तक उठाकर कभी इधर से उधर नहीं रखा। खाना बनाना तो दूर की बात, शायद तुम ये भी भूल गई हो कि तुम सारा सारा दिन बिस्तर पर रहती थी, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें रिकमेंड किया था कि तुम थोड़ी एक्सरसाइज करो, और वो भी तुमसे नहीं होती थी। उनकी बातें सुनते हुए सुमित्रा जी को ऐसा लगा जैसे शारदा जी ने बिना कुछ कहे ही उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। अंगद के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट तैर रही थी। स्नेहा बस चुपचाप खड़ी थी। वो सुमित्रा जी पर गलती से भी हंस नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बाद सुमित्रा जी का गुस्सा कितना बढ़ जाएगा ये वो बहुत अच्छी तरह से इमेजिन कर सकती थी। शारदा जी अब स्नेहा के पास आई और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, ये बहुत गलत बात है स्नेहा बेटा। अगर तुम्हें अंगद के लिए कुछ बनाना था तो कम से कम मुझे बुला लेती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ती तो मैं संभाल लेती, तुम्हें इतना लोड नहीं लेना पड़ता। अब देखो कितनी थकी हुई लग रही हो तुम। एक तो वैसे ही कल की रात तुम ब्यास मेंशन थी। एक बार इंसान जिस जगह पर सोने लगे उसे उसी जगह की आदत हो जाती है। और तुम्हें तो अब अपने कमरे में नींद आती होगी, पता नहीं वहाँ नींद आई भी होगी या नहीं। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा ने अंगद की तरफ देखा। नींद तो तब आए जब अंगद सोने दे। अंगद ने भी तुरंत अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई। उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख शारदा जी समझ गई थी कि उन दोनों के बीच क्या ही चल रहा है। अब उन्होंने स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, जाओ अंगद, इसे ऊपर रूम में ले जाओ, मैं अभी इसके खाने का कुछ भिजवाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है स्नेहा, शादी में हम दोनों की नज़रें जब जब तुम पर से हटी हैं तब तब तुमने बहुत चटपटा खाया है, इसलिए अब कुछ दिन तुम बिना मसाले का खाना खाओगे, खासकर तब तक जब तक तुम्हारे 3 महीने पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि वैसे ही 3 महीने वोमिटिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अब और ज़्यादा वीकनेस आए। स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अंगद बड़बड़ाते हुए बोला, ये बात आपने कही है मॉम, इसलिए आपकी बहू ने ये चुपचाप सुन ली, वरना अगर मैंने कहा होता तो अब तक तो मुझे पलट कर जवाब मिल चुका होता कि अब मैं खाना भी नहीं खाऊं क्या। स्नेहा हैरानी से बोली, मैं ऐसा कब बोलती हूँ अंगद जी। अंगद हंसा और बोला, अभी भी बोल रही हो। स्नेहा ने मुंह बनाया। शारदा जी हंसते हुए बोली, अब तुम दोनों ऊपर जा रहे हो या नहीं, और तुम भी बता दो अंगद तुम क्या खाओगे, मैं वही बना दूं, क्योंकि जहाँ तक मैं फील कर सकती हूँ स्नेहा तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही थी, तुम वही खाओगे या फिर कुछ और मैं बनाऊं। उनकी बात सुनते हुए अंगद हैरानी से स्नेहा की तरफ देख रहा था। वो सोच भी कैसे सकती है कि वो आलू के पराठे खाएगा, लेकिन स्नेहा का अगर उसे आलू के पराठे खिलाने का मन है तो वो कैसे ही मना कर सकता था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं मॉम, आप वही भेज दीजिएगा, मैं खा लूँगा। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अंगद अब उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शारदा जी भी अब मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उनकी नज़र सुमित्रा जी पर गई, जो वहीं पर खड़ी उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रही थी। शारदा जी ने अब सोच लिया था कि आज जब घर में सब लोग डिनर के लिए इकट्ठे होंगे तो वो सबको बंटवारे की बात कहेंगी। अब वो सुमित्रा जी के साथ खुद ही नहीं रहना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो सुमित्रा जी के साथ रह नहीं सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मन बेचैन रहने लगा था। उन्हें लगता था कि सुमित्रा जी अपनी नफ़रत में अब इतनी ज़्यादा अंधी हो गई हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं,
और इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए किसी दिन स्नेहा को वो कोई तकलीफ दे बैठे, इससे बेहतर है सबका अलग हो जाना। हाँ, ध्रुव और आभा से अलग होने में उन्हें बहुत दुख होने वाला था और पिया में तो उनकी जान बचती थी, लेकिन अब शायद फैसला लेने का वक्त आ गया था। तकरीबन 15 मिनट बाद अंगद और स्नेहा दोनों रूम में थे, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। सर्वेंट उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। जहाँ शारदा जी ने स्नेहा के लिए जूस और खिचड़ी भेजी थी, वहीं अंगद के लिए आलू के पराठे आए थे। अब वो दोनों सोफे पर बैठे थे और अंगद कभी उन आलू के पराठों की तरफ देख रहा था तो कभी स्नेहा की तरफ। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें खाए कैसे। ऐसा नहीं था कि उसने कभी आलू के पराठे खाए नहीं थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे वो खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। स्नेहा उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, आपको ये खाने का मन नहीं है तो आप रहने दीजिए अंगद जी, मैं अभी सासू माँ को बोलती हूँ कि वो आपके लिए कुछ और बना देंगी। मैं अभी इन्हें नीचे रखाती हूँ। ये बोलकर वो प्लेट उठाने लगी, लेकिन अंगद ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये खा लूँगा। ये बेशक से बनाए मॉम ने है, लेकिन शुरुआत तो तुमने की थी ना। और मेरी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग मेरे लिए कुछ करें और मैं रिजेक्ट कर दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ये बोलकर उसने खाना खाना शुरू किया और स्नेहा उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई थी। उसने तो खुद को अंगद की लाइफ में थर्ड नंबर भी नहीं सोचा था, ये सोचकर कि पहली तनुश्री, दूसरा संगम, तीसरी शायद शारदा जी और चौथी वो होगी, लेकिन यहाँ तो उसने टॉप में रखा था उसे। उसका दिल इस बात पर धक धक कर रहा था और वो अपनी बातों में इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कब अंगद ने खुद खाना खाते खाते उसे भी खिचड़ी खिलानी शुरू कर दिया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। अंगद मुस्कुराकर बोला, सोचती रहो, तुम मेरे बारे में सोचती रहो, मैं तुम्हें खिला दूंगा। उसकी बात पर स्नेहा एकदम से झेप गई। अंगद उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, वैसे बताने का कष्ट करोगी क्या कि आखिर तुम मेरे बारे में सोच क्या रही थी? उसकी बात पर स्नेहा का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। एक्चुअली वो ये सोच रही थी कि अगर वो अंगद के लिए लिस्ट में टॉप 2 में है तो उसके साथ और कौन है। अभी अभी उसने कहा था कि स्नेहा उसकी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पर्सन्स में से एक है। एक तो वो है तो दूसरा कौन है? शारदा जी, संगम या फिर तनुश्री? ये सोच सोच कर उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। अंगद उसकी तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोला, बताओ ना, आखिर ऐसा क्या सोच रही थी तुम मेरे बारे में? स्नेहा ने तुरंत अपना सर झटकाया और बोली, कुछ कुछ नहीं। और आपको किसने कहा कि मैं आपके बारे में सोच रही थी? हाँ, आपके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ। मुझे तो आपसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो आपसे नाराज़ थी। अंगद ने चौंकते हुए पूछा, अच्छा, और ये नाराज़गी किस बात पर है? स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, क्या कहा था आपने नीचे सासू माँ के सामने कि मैं आपको पलटकर जवाब देती हूँ? ज़रा बताइए, मैंने आपको कब पलटकर जवाब दिया? मैंने तो कभी आप पर गुस्सा किया ही नहीं, ना ही कभी आपके सामने फालतू जुबान चलाई है, और आप हैं कि मेरी बदनामी कर रहे हैं। अंगद उसे और भी ज़्यादा गहरी नज़रों से देखने लगा था। स्नेहा एक बार फिर से मुँह बनाते हुए बोली, मैं तो एकदम मासूम सी हूँ, बिल्कुल भी उलट पुलट जवाब नहीं देती। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो अब तक आपको सबक मिल चुका होता कि आखिर बीबियाँ होती कैसी हैं। एक तो मैं आपको जरा सी भी परेशान नहीं करती, और आप हैं कि सासू माँ से मेरी ही शिकायत कर रहे थे। अंगद अब चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। स्नेहा जो मुँह बनाते हुए अपनी बातें बोल रही थी, वो इस वक्त हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी। स्नेहा अब एक बार फिर से बोली, आपको पता है बीबियों के कितने नखरे होते हैं। कभी पति को बोलती है ये ला कर दो, कभी वो ला कर दो, कभी यहाँ लेकर चलो, कभी वहाँ लेकर चलो, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। और प्रेगनेंसी में तो उनके नखरे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके पति सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बिजनेस का तो कुछ अता पता ही नहीं होता, आखिर गया कहाँ। और यहाँ मैं बस आपकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। आप जो कहते हैं मैं वो करती हूँ, जो मुझे खाने का बोलते हैं मैं खा लेती हूँ। एक पल के लिए भी आपके सामने नखरे नहीं दिखाती। और आप हैं कि, ये बोलते हुए उसकी नज़रें अंगद की तरफ उठी, जो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। और अब वो बड़ी ही दिलकश और गहरी सी आवाज़ में बोला, अभी भी तुम ये कहोगी कि तुम कुछ नहीं बोलती, सारा दिन चुप रहती हो? स्नेहा हैरान रह गई। अब उसे रियलाइज हुआ कि वो एग्जैक्टली वही कर रही थी जो अंगद उसके बारे में बोल रहा था।
बेवजह इतना बोले जा रही थी। वो जल्दी से बोली, ये तो मैं बस यूं ही बोल रही थी, लेकिन अब देखिएगा मैं ज़रा सा भी बोलूँगी नहीं, आपसे बात भी नहीं करूँगी, आपकी तरफ देखूँगी भी नहीं। अगर आप मुझे मनाने आएंगे तो मैं मानूंगी भी नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी आपसे, 1% भी नहीं। ये बोलते हुए अभी भी वो 4-5 लाइन्स बोल गई थी और अब अंगद को उस पर हंसी आ रही थी। अंगद की हंसी तेज होते हुए देख स्नेहा ने मुंह बनाया और चिढ़कर बोली, क्या है ये सब, मैं क्यों इतना बोलती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन फिर भी बोले जा रही हूँ, पता नहीं मैं चुप क्यों नहीं रह पाती। अंगद अभी भी हंस रहा था। स्नेहा अब चिढ़ते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे नहीं आपसे बात करनी। ये बोलकर वो जाकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए बेड पर रख लिया था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। बेशक से उसने अपना चेहरा घुमाया हुआ था, लेकिन बार बार उसकी तिरछी नजरें अंगद पर जा रही थी, जो अभी तक हंस रहा था और अब उसे अपनी हंसी को कंट्रोल किया। स्नेहा को लगा वो उसके पास आएगा, लेकिन उसके पास आने की बजाय अंगद ने अपना खाना वापस खाना शुरू कर दिया था। स्नेहा हैरान रह गई। अंगद नॉर्मली अपना खाना खा रहा था और स्नेहा मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी खाना है। अंगद ने अपनी हंसी को दबाते हुए उसकी तरफ देखा। स्नेहा चिढ़कर बोली, ज़्यादा दांत मत निकालिए अंगद जी, आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी है और आपकी बातों में उलझकर मैं बिना खाना खाए ही वहाँ पर चली गई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नाराज़गी दूर हो गई। मैं अभी भी आपसे नाराज़ ही हूँ। मैं सच में आपसे बात नहीं करूँगी, वो तो बस मुझे भूख लगी है इसलिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर बोला, पर तुमने तो ब्यास मेंशन में खाना खाया था ना? स्नेहा तुरंत बोली, पर थोड़ा सा खाया था, अगर वहाँ पर खा लेती तो फिर आपके साथ यहाँ पर क्या खाती, इसलिए वहाँ पर बस थोड़ा सा खाया, बिल्कुल इत्तू सा। ये बोलते हुए उसने अपनी दोनों उंगलियों को एक साथ किया। अपने आप ही उसकी उंगलियां दिल की शेप को बना रही थी और अब अंगद ने भी उसकी दोनों उंगलियों को बिल्कुल वैसे ही जोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना सा? स्नेहा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोली, मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए। अंगद झट से बोला, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि तुम मेरी बातों में उलझ जाओ, मैंने तो बस वही बोला जो तुमने कहा। वैसे एक बात बताओ, तुमने वहाँ पर खाना क्यों नहीं खाया? तुम वहाँ पर अच्छे से खाना खा सकती थी, यहाँ मैं खुद ब खुद खा लेता, मेरे साथ खाना ज़रूरी थोड़ी ना है। स्नेहा ने अब उसकी कलाई पर अपना हाथ रखा और उसे नीचे की तरफ करते हुए बोली, क्यों नहीं ज़रूरी है? मेरे लिए आपके साथ खाना खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके साथ खाना ना खाऊं तब तक मन भरता है और ना पेट भरता है। जिस दिन आप अपने हाथों से खिलाते हैं उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। ये बोलते हुए वो बड़ी ही खूबसूरत सी लग रही थी। अंगद कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक से बोला, आलू के पराठे में मिर्ची थोड़ी तेज है। स्नेहा हैरानी से बोली, क्या? लेकिन मैंने तो मसाला अच्छे से बनाया था, मुझे पता है आप ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी डाली थी। अंगद उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, इट्स ओके, एक काम करता हूँ, इसके साथ मीठा भी खा लेता हूँ। स्नेहा ने सामने की तरफ देखा। वो तो मीठा बनाने का सोच रही थी, लेकिन वो मीठा बनाती उससे पहले ही उसकी हालत ही खराब हो गई थी और अब प्लेट में कुछ मीठा नहीं रखा था। वो जल्दी से बोली, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए मीठा मंगवा देती हूँ, या फिर आप एक काम कीजिए, मेरा जूस पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अंगद बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, मीठा तो मैं पीऊँगा लेकिन जूस नहीं, शरबत। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन यहाँ तो शरबत है ही नहीं, मैं जाकर नीचे से बना ले आती हूँ। ये बोलकर अभी वो उठने ही वाली थी कि अंगद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा, क्योंकि अंगद का टच वो बहुत अच्छी तरह से फील करती थी। कब वो उसे नॉर्मली टच करता था और कब उसका टच ऐसा होता था कि स्नेहा के रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिलहाल ये टच बहुत ज़्यादा इंटेंस था। स्नेहा अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर कंट्रोल कर रही थी और अब अंगद ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। स्नेहा ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, खाना खा लीजिए ना अंगद जी, ये सब बाद में। लेकिन वो कहाँ अपनी बात पूरी कर पाई। उससे पहले ही अंगद पूरी तरह से उसके ऊपर झुक चुका था और स्नेहा को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। एक पल के लिए तो स्नेहा को अपना पूरा बदन ठंडा पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद अंगद के सीने पर आ गए थे।
अभी 5 मिनट पहले वो अंगद से नाराज होकर बेड पर चली गई थी, लेकिन अब वो अंगद की बाहों में पिघल रही थी और अंगद ने भी अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रख दिया था। ब्लाउज ऊपर की तरफ बंधा हुआ था और साड़ी कमर से भी थोड़ी नीचे की तरफ हो चुकी थी, जिसकी वजह से अंगद का पूरा हाथ उसे अच्छे से कवर कर रहा था। वहाँ उसका वो इंटेंस टच महसूस करते हुए स्नेहा पूरी तरह से सिहर रही थी और तकरीबन 2 मिनट अंगद उसे यूं ही किस करता रहा और अब अंगद उससे दूर हो चुका था। अंगद उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, अब मुझे मिर्ची नहीं लगेगी और अगर लगेगी भी तो मैं ये शरबत दोबारा पी लूँगा। वैसे भी ये मेरा पर्सनल शरबत है, इसके लिए मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात पर स्नेहा का चेहरा भी लाल हो गया था। ना वो अब कुछ बोल पा रही थी और ना ही अंगद की तरफ देख पा रही थी। अंगद ने अब एक बार फिर से अपने आलू के पराठे खाने शुरू किए और साथ ही साथ वो स्नेहा को खिचड़ी भी खिला रहा था। लेकिन अब स्नेहा सच में चुप थी। वैसे तो उसकी बोलती बंद नहीं होती थी, लेकिन अंगद की ये हरकतें उसकी बोलती अच्छे से बंद करवा देती थी। तकरीबन आधे घंटे बाद स्नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी। खाना खाकर वो कुछ देर बालकनी में टहलने के बाद बिस्तर पर आई थी, जबकि अंगद ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। वैसे तो लगभग से 1 बज गए थे, लेकिन उसकी 1-2 इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो ऑफिस जा रहा था। स्नेहा उसे रेडी होते हुए देख रही थी और अब फाइनली अंगद रेडी होकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वो अपने हाथ में वॉच अभी भी पहन रहा था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, कब तक आ जाएंगे आप? अंगद तुरंत बोला, अगर तुम कहो तो जाऊं ही ना। स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं जा तो सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिएगा जल्दी आ जाएं। अंगद अब उसकी बगल में बैठा। उसने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखे और बोला, क्यों, तुम मुझे मिस करने वाली हो? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, गलतफहमी है आपकी, मैं कोई मिस नहीं करने वाली आपको। वो तो आपकी लिटिल प्रिंसेस है जो आपको मिस करने वाली है, वरना बेशक से आप लेट भी आ जाएं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। अंगद कुछ सोचते हुए बोला, तो एक काम करता हूँ, आज की रात मैं घर ही नहीं आता और लिटिल प्रिंसेस को मैं एक किस दे देता हूँ ताकि उसे मेरी ज़्यादा याद ना आए। फिर मैं आराम से कल सुबह वापस आऊँगा। ये बोलकर वो तुरंत उसके पेट पर झुकने लगा। स्नेहा ने अपना हाथ आगे की तरफ रखा ताकि अंगद उसके पेट पर किस ना कर पाए। अंगद ने अब नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, चुपचाप रात को टाइम से घर पर आ जाइएगा। खबरदार, अगर आपने बाहर रहने का सोचा तो मुझे नींद नहीं आएगी अंगद जी। अंगद दिलकश आवाज में बोला, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे मिस नहीं करोगी, तो अब क्या हुआ? मेरी याद तो सिर्फ मेरी लिटिल प्रिंसेस को आने वाली थी ना, और उसके लिए तो मैं उसे किस करके जा रहा हूँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है? स्नेहा अब उसे घूरने लगी थी। अंगद ने उसका हाथ अब साइड हटाया और अपना चेहरा झुकाकर उसके पेट को चूमने लगा। स्नेहा ने बेड शीट पर अपना हाथ कस दिए थे और अब अंगद उसके चेहरे की तरफ आया और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, न जाऊं ऑफिस? उसका सवाल सुनकर स्नेहा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने अंगद के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ से अपना गाल रगड़ते हुए बोली, जाइए, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। सच में अब आपके बिना दिल बहुत बेचैन रहता है। उसकी बात पर अंगद मुस्कुराया और अब उसने बड़े ही प्यार से स्नेहा का माथा चूम लिया था। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों को खोला तो अंगद वहां से जा चुका था। स्नेहा ने अब हल्की सी करवट ली। अंगद के होठों का स्पर्श उसे अभी भी अपने माथे पर महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी एक आदमी के सामने खड़ी थी। उन्होंने नोटों का एक बंडल उस आदमी की तरफ बढ़ाया और बोली, एक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी शक ना हो कि एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है। सब कुछ एक इत्तेफाक लगना चाहिए। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और बोला, आप फिक्र मत कीजिए, ये मेरा पहला काम नहीं है। इससे पहले भी बहुत लोगों को उड़ा चुका हूँ और अब बारी आपके अंगद मित्तल की। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। मित्तल मेंशन शाम के लगभग से 7 बजे स्नेहा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। उसके साथ ही संगम भी था। संगम के हाथ में उसकी एक नोटबुक थी। थोड़ी देर पहले ही स्नेहा के पास वो होमवर्क करने के लिए गया था और स्नेहा अब उसका होमवर्क करवाकर उसे नीचे लेकर आ रही थी। वो अब संगम को उसके रूम में भेजकर शारदा जी के पास किचन में आई, जो डिनर बनवा रही थी। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, क्या मैं कुछ बनाऊं?
शारदा जी हंसकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करो, चपाती दाल सब्जी और 2-3 मिठाइयाँ सब बना दो तुम। उसकी बात पर स्नेहा का चेहरा उतर गया। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर 5 मिनट तुम रसोई में खड़ी रहोगी ना, अभी तुम्हें वोमिट आना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है बेटा। स्नेहा अब अपना चेहरा झुकाकर बोली, सासू माँ मैं बाहर गार्डन में थोड़ी देर घूम कर आती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल भारी हो रहा है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। स्नेहा गार्डन में घूम रही थी। शारदा जी की बातों से उसे बेचैनी तो हुई, लेकिन अब वो बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ रही थी। उसे कुछ और भी अजीब लग रहा था। उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन देखा और कुछ सोचते हुए बोली, अंगद जी को कॉल करूं क्या? वो कितनी देर में आएंगे? उन्होंने तो कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब तक वो आए नहीं। ये बोलकर उसने अंगद को फ़ोन मिला दिया, लेकिन अंगद इस वक्त अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। उसका फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे कॉल का पता ही नहीं चला। स्नेहा की मायूसी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो एक बार फिर से गार्डन में वॉक करने लगी थी और तभी अंदर से पिया और संगम भागते हुए उनकी तरफ आए। उन्हें देखकर स्नेहा के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। अब अंगद का ख्याल एक बार फिर से उसके दिल और दिमाग से निकल चुका था। कुछ देर बाद वो उन दोनों के साथ अंदर आई। शारदा जी ने डिनर लगवा दिया था। उन्हें भी अंगद का इंतज़ार था। पहले तो वो उनके साथ डिनर नहीं करता था, लेकिन स्नेहा के आने के बाद वो रात को उनके साथ ही डिनर करने लगा। बाकी सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। सुमित्रा जी भी वहीं पर मौजूद थी और उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उनकी नज़रें स्नेहा पर थी, जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अंगद के लिए इंतज़ार साफ नज़र आ रहा था। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो स्नेहा, तुम डिनर कर लो, जब अंगद आएगा तब तुम उसके साथ थोड़ा बहुत और खा लेना। शायद वो किसी काम में बिजी होगा, इसलिए देरी हो रही होगी। मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं किया। धीरज जी तुरंत बोले, हाँ आज शाम को अंगद की एक मीटिंग थी, शायद वो उसी में बिजी होगा। आप सब लोग डिनर कर लीजिए। स्नेहा का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब वो ऐसे कैसे सबको मना कर सकती थी, इसलिए बेमन से ही चेयर पर आकर बैठी और उसने अपनी प्लेट में बस दाल और एक रोटी रख ली। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है स्नेहा, कम से कम ढंग से खाना तो खाओ। स्नेहा तुरंत बोली, नहीं सासू माँ, मुझसे बस इतना ही खाया जाएगा। खाना खाते हुए भी उसकी नज़रें बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी, जबकि सुमित्रा जी की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। उसका वो बेबस सा चेहरा देखकर उन्हें कितना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकती थी। वो मन ही मन बोली, करती रहो तुम इंतज़ार अपने पति का, लेकिन ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने वाला। पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की जो उस तनुश्री की सान ली। ये बोलते हुए उनकी आंखों के सामने एक बार फिर से वो वक्त घूम गया था जब उन्होंने तनुश्री को सीढ़ियों से धक्का दिया था। अब वो तिरछी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर से बोली, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। इस बार मैंने उसे मारा है, जिससे अब सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ना अंगद रहेगा और ना ही मुझे कोई परेशानी होगी। सब कुछ मेरे बेटे के हाथ में होगा। इस घर की मालकिन मैं बनूंगी और तुम्हें और तुम्हारी इस सास को तो मैं धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालूंगी। अब तो बस सब कुछ मेरा और मेरे बेटे का ही है। अब तो बंटवारे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो भीख की ज़रूरत है, वो भीख जो मैं आपको और आपकी इस बहू को दूंगी। बस एक बार अपनी आंखों से अपने बेटे की लाश देख लूं, उसके बाद पहले उसकी विदाई होगी और फिर आप लोगों की। ये बोलते हुए अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर गई और अब सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी स्नेहा जोरों से चिल्लाई, अंगद जी, और दरवाजे की तरफ देखते हुए सबके होश उड़े हुए थे। आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।